all of you in our this demo class, Apex Mathematics Academy. I'm Dr. Sharafat Hussain, and I did my PhD in mathematics from Qaeda University, Islamabad, and my PhD research is from University of Alberta, Canada. और 11 साल हो गए हैं मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पर टीचिंग करते हुए, जिसपे मैंने BS और MPhil लेवल के तकरीबन सारे कोर्सेज ही पढ़ाए हैं। चंद एक कोर्सेज के अलावा और उसमें प्योर अप्लाइड मैथमेटिक्स में तमाम कोर्सेज हैं। इसके अलावा मैं कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवा चुका हूँ। इससे पहले मैंने PSC की प्रिपरेशन करवाई लास्ट ईयर, जिसके हमारे पास जो के टेस्ट थे उस पर स्टे हो गया था। लेकिन हमारी दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे तैयारी की है, और वो एडाल्ट जो लेक्चरर थे उसमें उनकी सिलेक्शन हुई थी। अभी जो रिसेंटली उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। इसके अलावा ये है कि सबसे पहली चीज़ जो ब्रीफली मैं चीज़ों को बताना चाह रहा हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए हुए, कि वाई एजे के PSC लेक्चरर मैथमेटिक्स इज चैलेंजिंग। आप में से बहुत से स्टूडेंट ने इससे पहले भी PSC के टेस्ट दिए होंगे, लेक्चरर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के। अभी रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर के जो टेस्ट हुए थे उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लायक थे अपने सब्जेक्ट में, लेकिन उसके बावजूद उनके मार्क्स बहुत कम आए हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि एक तो हमारे पास जो उनका सिलेबस है वो वाइड और डाइवर्स होता है, जो कवर करता है मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स में, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, जिसमें आपके पास प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स के कोर्सेज आते हैं। उसके बाद यह है कि उनकी जो MCQs होते हैं वो कंसेप्चुअल बेसिस होते हैं, और उनके जो MCQs हैं उसमें वो आपकी लॉजिक टेस्ट करते हैं, रीजनिंग टेस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि आपके अंदर मैथमेटिकल मैच्योरिटी कितनी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। आप में से जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया होगा NTS का या बाकी कोई भी, आपने देखा होगा कि इस तरह के जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें सबसे अहम प्रॉब्लम होता है एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट का। यानी अगर आप एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, और अगर आप टाइम मैनेज करेंगे तो फिर आपसे माइनर मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से अच्छे भले आते हुए क्वेश्चन हमें भूल जाते हैं या गलत लिखा के आ जाते हैं। उसके बाद यह है कि आप जो चीज़ें मेमोराइज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई बुक खरीद ली या पास्ट पेपर आपने MCQs देखे, उसके ऑप्शन को देखकर याद कर लिया, तो ये यूजुअली इस तरह के टेस्ट में फेल हो जाता है। और उसके बाद ये है कि क्वेश्चन ऑफन कंबाइन मल्टीपल टॉपिक्स इन वन प्रॉब्लम, कि एक ही टॉपिक, एक क्वेश्चन है तो उसके अंदर हम उसको डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं एट अ टाइम। एंड हाई कंपटीशन अमंग द कैंडिडेट इंक्रीज प्रेशर। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त PSC की मेल की पोस्टें 12 हैं, और हमारे पास मुमकिन है कैंडिडेट जो है वो 500 हज़ार के करीब हो। तो आपने 1,000 बंदे या 2,000 बंदे या 1,500 लोगों में जब compete करना है तो ज़ाहिर आपका एक वो प्रेशर भी होता है। और उसके बाद यह है कि माइनर मिस्टेक कैन कॉस्ट वेल्यूएबल मार्क्स। फॉर एग्जांपल का बाज़ औक़ात आपको लग रहा होता है कि B और C ऑप्शन दोनों में से कोई एक ठीक है, और किसी और लॉजिकल कोई इसमें ऐसी चीज़ होती है जिसमें वो दोनों ठीक नहीं होते, बल्कि ऑप्शन कोई और ठीक होता है, और आप जल्दी में टिक कर देते हैं और बाद में अफसोस होता है। और इसी तरीके से यह है कि हमें ये समझना पड़ता है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है और उसका पैटर्न क्या है। और एक्चुअली हमारे जो स्टूडेंट हैं बहुत सारे, वो इस साइड से इस तरह की चीज़ों को नहीं देखते, और फिर क्या होता है हमारे पास कि वो जब उनको पैटर्न नहीं पता या सिलेबस नहीं पता तो वो अक्सर इरेलीवेंट चीज़ें तैयार करके जाते हैं, तो वहाँ पर भी वो फेल हो जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टाइम का पता नहीं चलता, वो अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं प्रिपरेशन टाइम को। फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी अभी ग्रेजुएशन की है तो मुमकिन आप 1 महीने में तमाम चीज़ों को रिवाइज कर लें, लेकिन आपको ग्रेजुएशन किए हुए या MPhil किए हुए या BS किए हुए, MSc किए हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है, और आप चीज़ों से इंटैक्ट नहीं है, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको चीज़ें कितनी जल्दी समझ आती हैं, ये भी एक फैक्टर है। तो इस तरह यह है कि कैंडिडेट जो है वो अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं प्रिपरेशन टाइम को, जिसकी वजह से भी लॉस होता है। कुछ लोग ये करते हैं कि जब टेस्ट अनाउंस होता है तो उस वक्त तैयारी शुरू करते हैं, तो वो फिर चूंकि टाइम कम होता है, जब टाइम कम होता है तो उस कम टाइम में वो नहीं ठीक तरीके से प्रिपेयर कर पाते। नेक्स्ट हमारे पास यह है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो कैंडिडेट करते हैं। एक तो ये करते हैं कि वो सिलेबस के मुताबिक तैयारी नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा है वो FSC की किताबें पढ़ता रहे, उसको किसी ने बता दिया कि PSC में ज़्यादातर FSC से आता है,
तो वो एफएससी से की किताबें पढ़ लेगा या मैट्रिक की लेवल की चीज़ें पढ़ लेगा, और जब पेपर में बैठेगा तो एडवांस लेवल की चीज़ें आएंगी, तो फिर प्रॉब्लम है। और बाज़ का ये करते हैं कि एक आम कंसेप्शन मिसकंसेप्शन होती है। मसलन अगर कोई बंदा प्योर मैथमेटिक्स का है, वो कहेगा जी ज़्यादा चीज़ें प्योर से आती हैं, कोई कहता है जी अप्लाइड से आती हैं, कुछ कहता है बेसिक लेवल से आती हैं। तो ये है कि अब सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि स्टूडेंट स्टडी नहीं करते सिलेबस के मुताबिक। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो फंडामेंटल मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं, जब आप उनको इग्नोर करके पढ़ेंगे तो फिर आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। और सबसे अहम चीज़ क्या है कि हम जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि हम ओवर डिपेंडेंस हो जाते हैं शॉर्टकट्स और ट्रिक पे। हम ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में हमें कोई शॉर्टकट मिले जिसकी वजह से हम फ़ौरन से कामयाब हो जाए। मिसाल के तौर पर हमसे भी बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, आप देखते होंगे डिफरेंट ग्रुप में भी लोग जो है वो मैसेज कर रहे होते हैं कि जी हमें कोई एमसीक्यूज की बुक दे दें, कोई ऐसा एक नोट्स दे दें जिससे हम तैयारी करें और पेपर पास हों। तो ये एक्चुअली ये तरीकाकार नहीं ठीक, और ना ही इस तरह से कामयाब होते हैं स्टूडेंट्स। और एक और अहम बात जो बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, वो ये होता है कि प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस पीएससी के स्टाइल के वाले जो एमसीक्यूज हैं वो उस तरह से नहीं करते। तो उसमें डिफिकल्ट लेवल कितना है, वो उसके एमसीक्यूज जो होते हैं वो किस स्टाइल के होते हैं, उसके जो चॉइसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। और फिर एक और मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि एक और जो मिस्टेक होती है कॉमन उनसी होती है कि जो अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो ये है कि हमारे पास लेक ऑफ टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, कि आप क्वेश्चन किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, और एट द एंड आपको पता चलता है कि जी 10 मिनट रह गए और आपके क्वेश्चन अभी 40 बाकी है। फिर क्या करेंगे, आपने तुक्के लगाने हैं, और जाहिर है फिर भी तो तुक्कों से भी काम नहीं चलता। उसके बाद ये है कि आप चीज़ों को मेमोराइज कर लें विदाउट अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एमसीक्यूज है और उसमें उन्होंने कोई चीज़ पूछी हुई है, आपने उसके ऑप्शन याद कर लिए, लेकिन जाहिर है अब पीएससी के पेपर बनाने वाले इतने तो नहीं है कि वो आपको वहां से एज इट इज चीज़ उठा कर दे देंगे। उसके बाद है कि हम पास्ट पेपर को स्किप कर देते हैं, वो नहीं पढ़ते। और अक्सर होता भी ये है कि जो पेपर बनाने वाले या पेपर सेट करने वाले होते हैं वो यूजुअली करते भी ऐसा है कि वो प्रीवियस पेपर उठाते हैं, उन पेपर के पैटर्न के मुताबिक एमसीक्यूज तब्दील कर देते हैं। मसलन ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन है, तो वो एग्जामिनर उसको देखेगा, वो एज इट इज अगर नहीं भी देगा या उसकी ऑप्शन एज इट इज नहीं देगा तो उसको स्लाइटली चेंज कर देगा। उसके बाद यह है कि हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करते रेगुलरली। और फिर क्या है, वही बात कि हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं वो बहुत वीक होते हैं, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी वीक होती है। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कैंडिडेट करता है, जिसकी वजह से वो एग्जाम को पास नहीं कर पाता। अच्छा, मेरे पास एक सीधा सा प्रॉब्लम है, आप इसको अगर देखें तो थोड़ी देर बेशक आप वीडियो पॉज कर लें, और आप अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप इसको गौर करें और इसको देखें कि आप इसको कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। यूजुअली हमारे पास 100 एमसीक्यूज होता है और 120 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम एक एमसीक्यूज पर 1 मिनट लगाएं तो 2 घंटे में हम 100 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट होते हैं कि उन पर 2 से 3 मिनट भी लग जाते हैं। तो एवरेज टाइम अगर आप देखें तो 45 से 50 मिनट, 40 मिनट तक आपको इजी क्वेश्चन और या जो इंटरमीडिएट लेवल के डिफिकल्टी के क्वेश्चन हैं वो आपको कर लेने चाहिए। अब ये एक प्रॉब्लम है लिमिट का, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आपने अगर इसको एफएससी में देखा होगा या फर्स्ट ईयर में भी इस तरह के क्वेश्चन हैं तो आप कर सकते हैं, या अगर आपने बीएस किया हुआ है तो ये कई बार आपने ये क्वेश्चन किए होंगे। लेकिन इसकी ट्रिक क्या है, लॉजिकल शॉर्टकट क्या है कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आप देखें इसको, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका जवाब आएगा 3/2। लेकिन अगर आप इस पर गौर करें तो ये 3/2 कैसे आया है। तो 3/2 जो है वो एक्चुअली आप देख लें कि इसमें जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल हैं, उनकी दोनों की पावर सेम है, एक्स स्क्वायर है। तो सिंपल उन्होंने क्या किया है, चूंकि डिवाइड करने से ये होगा कि एक्स स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये भी कांस्टेंट डिनोमिनेटर में ऊपर जो यहाँ 3 है, वो नोमिनेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 2 है, ये दोनों फ्री हो जाएंगे एक्स से। बाकी डिवाइड करें एक्स से, जब एक्स को आप इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास बाकी सब कुछ 0 हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम हो ऊपर नीचे, फिर उसकी सीधी सी बात है कि ए और डी उसका लिमिट होगी। अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें, अगर ए और बी को यानी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में जो हम वेरिएबल है उसकी पावर कम ज्यादा कर देते हैं तो क्या हो।
मसलन अगर ऊपर में जो हिस्सा है उसमें आप एक्स की पावर 3 कर दें, नीचे में 2 कर दें, यानी ऊपर से ज्यादा कर दें, नीचे कम कर दें, तो इसमें क्या होगा, इसमें डेफिनेटली ऊपर से तो 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से तो एक्स क्यूब कॉमन आके कटेगा, लेकिन वही जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर आएगा जो आपके पास हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, उसका कोफिशिएंट आ जाएगा, नीचे सब जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास अनडिफाइन होगा। इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या ये कन्वर्ज करता है इन टर्म ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस। इसको अगर आप एज ए सीक्वेंस ले लें तो फिर वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की तरफ चले जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की डिग्री छोटी हो और नोमिनेटर में बड़ी हो, तो फिर वो हमेशा डाइवर्ज कर जाएगा। अब इस तरह की टेक्निक अगर आपको पता होंगी तो आप क्या करेंगे, अब लिमिट वाले इस तरह के क्वेश्चंस पर आप ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे, इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको 20 से 25 सेकंड में सॉल्व करके आप वहां उसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद यह है कि अगर डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो ज्यादा हो और ऊपर वाले की कम हो, तो इसमें सूरत में क्या होगा, आप ज़ाहिर है जब वो कॉमन लेंगे तो ऊपर सब कुछ जीरो हो जाएगा और नीचे जो चीज बचेगी वो जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट बच जाएगा। इस केस में हमारे पास क्या आएगा, 0/2, तो ये जीरो हो जाएगा। नीचे कुछ भी हो ऊपर हमेशा जीरो आएगा। तो इस सूरत में क्या होगा, लिमिट इन्फिनिटी पर इस तरह का पोलिनोमियल जिसमें पोलिनोमियल की डिग्री ऊपर वाले की छोटी और नीचे वाले की बड़ी होगी तो वो जीरो, दोनों की बराबर होगी तो उनके जो हाईएस्ट टर्म है उसकी जो कोफिशिएंट होंगे वो उनका डिवीजन में आ जाएगा। और अगर ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री ज्यादा और नीचे वाले की कम है तो इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो अब इस तरह के जब आप ट्रिक्स यूज करेंगे यूजिंग लॉजिक्स, यानी शॉर्टकट नहीं, याद करके नहीं, तो इस तरह के अगर हजारों सवाल भी आपको आ जाएंगे तो आप मेरे ख्याल में उसको बस 10-10, 5-5 सेकंड में या 20 सेकंड में या 15 सेकंड में क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये इस तरह की टेक्निक्स एक्चुअली आपको चाहिए पीएससी में पेपर को करने के लिए, और जो एग्जामिनर होता है वो इस तरह की टेक्निक ही यूज करता है। मिसाल के तौर पर और इस तरह के और क्वेश्चन आगे आ रहे हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, अब ग्रुप थ्योरी से हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा पहला सवाल है कि लेट जी बी द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36। अब 36 आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ जी। तो सब ग्रुप का जो ऑर्डर है, यानी उसके जो सब ग्रुप बनेंगे उसमें कितने एलिमेंट्स नहीं हो सकते, 2, 6, 9, 10। अब इसमें अब बात यह है कि डीपली अगर आप जाकर देखें तो लेग्रांज थ्योरम है, और लेग्रांज थ्योरम के मतलब 3-4 मैंने जो भी 6 भी कर रहा है, 9 भी कर रहा है, लेकिन एक चीज बच गई, ऑप्शन डी 10, 36 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो लेग्रांज थ्योरम हमें क्या कहता है कि जो डिवाइड नहीं करेगा वो उसका ऑर्डर नहीं हो सकता, यानी द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। इसी तरीके से उसका जो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से रिलेटेड है, जिसमें ग्रुप का ऑर्डर आप इसने लिखा है कुड बी द ऑर्डर। तो 745 को डिवाइड नहीं करता, 14 भी नहीं करता, 20 भी नहीं करता, तो एक ऑप्शन आपके पास बच गया बी। बी जो है चूंकि 45 पे पूरा डिवाइड होता है, लिहाजा उसके एलिमेंट का ऑर्डर 9 हो सकता है, कुड बी, यानी कि जरूरी होगा होगा, लेकिन 7 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 20 नहीं होगा। क्यों, हम यहाँ लैग्रांज थ्योरम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ ये होगा कि हम एक थ्योरम को अगर अंडरस्टैंड कर लें विद एग्जांपल, तो इस तरह के हमारे बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, इससे आगे हमारे पास एक और हम आते हैं उसकी तरफ। एक और क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल लिमिट का, बल्कि ये क्वेश्चन है उसका रेंज का। अब देखें, आप ने भी अगर पीएससी के पेपर देखे हो तो उसमें डोमेन और रेंज के अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं। तो अब जो डोमेन और रेंज के क्वेश्चन है, अब यहाँ पर ये एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, x² + 4x + 3। अब इसकी रेंज क्या होगी, अब अगर आप इसे मैनुअली कैलकुलेट करेंगे आपके 2-3 मिनट लगेंगे, और ये भी आपको श्योरिटी नहीं है कि 2-3 मिनट लगाकर सोचकर, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो फिर आपका माइंड उस तरह से काम नहीं करता अगर आपने सही तैयारी ना की हो और आपने लॉजिकल ट्रिक्स वगैरह ना सीखी हो। तो अब यहाँ पर आप देखें तो ये रेंज इसकी कैसे निकालेंगे। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इस तरह का क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, उसका आसान सा तरीका क्या होता है कि हम इसका बनाते हैं कंप्लीट स्क्वायर करके, x+1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे और बाकी जो बचेगा उसको सेट कर देंगे। मिसाल के तौर पर ये नीचे मैंने सॉल्व किया, y को मैं लिख सकता हूँ x+2 का स्क्वायर -1, या चूंकि ऊपर 3 था तो 3 को मैं 4 कराने के लिए 3 को 4
करने के लिए हमने 1 को ऐड भी किया, माइनस भी कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो एंट्री है x+2 का स्केयर, स्केयर की वजह से ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि अगर इसके अंदर नेगेटिव भी आएगा तो स्केयर पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 0 और 2, बल्कि 2 नहीं बल्कि 0। ठीक है, यानी जो हमारे पास x+2 की पावर 2 है, इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो 0 आ सकती है। कब? जब हम x की जगह -2 रखेंगे। अब x की जगह आप -2 रखेंगे तो -2 + 2 0। अब वो डोमेन रेंज का अलग टॉपिक है, ज़ाहिर है। जब मैं आपको डोमेन रेंज पढ़ाऊंगा कैलकुलस में, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 2-3 पॉइंट्स हैं आपने जहन में रखने डोमेन और रेंज निकालने के लिए। तो डोमेन निकालने के लिए, डोमेन इसकी चूंकि सेट ऑफ सारी रियल नंबर है, लेकिन रेंज इसमें हम देखेंगे तो ये जब x की जगह -2 रखेंगे तो 0 आएगा, 0 से छोटा नंबर नहीं आएगा, -1 या इस तरह से कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ 0 है तो यहाँ -1 आएगा हमेशा। तो इट्स मीन इसकी जो रेंज की मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी। या तो -1 कौन सी है? यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, यहाँ -1 से छोटे एलिमेंट है, यहाँ सी में भी -1 से छोटे एलिमेंट है और डी में भी -1 से छोटे एलिमेंट है। तो आपके पास एक ऑप्शन बच गया, वो कौन सा है? ऑप्शन बी, -1 से इन्फिनिटी। अच्छा, एक और ट्रिक भी होती है जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, यानी हम बजाय इसके ये देखने के कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, हम ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता, तो हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मसलन अगर मैंने 2 को एलिमिनेट कर दिया, मुझे कंफर्म है कि ये 2 नहीं हो सकते, तो बाकी 2 में चूज करना, मेरे पास 50% प्रोबेबिलिटी आ गई है कि वो ठीक होगा या गलत होगा। पहले हमारे पास कितनी 25% प्रोबेबिलिटी है अगर 4 ऑप्शन है तो। अब आप देखें इसके अलावा आगे आप चले जाएं तो ये हमारे पास एक और इसी तरह का क्वेश्चन आ गया। अब ये आपको पता है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, बल्कि क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, उसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ पैराबोला होता है। अब आपने देखा होगा अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो पैराबोला होता है वो डाउनवर्ड होता है। अब देखें आपने जब इन फंक्शंस को ग्राफ के साथ कनेक्ट कर लिया तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी क्या करना, इसकी डोमेन और रेंज निकालना। अब डोमेन तो इसकी ज़ाहिर है सॉर्ट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन रेंज क्या होगी? अब इसके लिए एक्स आप निकाल लेंगे, यानी जो वर्टेक्स एक्स है उसका फार्मूला होता है b/2a, -b/2a, तो 1 आ जाएगा। 1 हम एक्स की जगह पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी 1 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास चूंकि पैराबोला डाउनवर्ड है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो मैक्सिमम अगर 1 है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये -∞ से 1 है। अगर इसको मैं ग्राफिकली शो करूं तो ये देखें इसका वर्टेक्स 1 1 है। अब देखें जब आप पैराबोला पढ़ेंगे तो पैराबोला में हम उसके वर्टेक्स और बाकी वो सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन इस वक्त हम चूंकि सिर्फ रेंज निकाल रहे हैं, हमने वर्टेक्स देखा 1 और 1। अब 1 तो एक्स एक्सेस भी है और वाई एक्सेस भी है। हमारा जो कंसेप्ट देखना है वो हमने वाई एक्सेस को देखना है, यानी हमारा जो है ना वो मेन फोकस क्या है, हम इस वाई एक्सेस को देखना चाहते हैं कि ये जो वाई एक्सेस है ये क्या करेगा। अब चूंकि वाई एक्सेस मेरे पास 1 है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से नीचे सारा इसकी रेंज होगी, तो इसके रेंज का ऑप्शन क्या होगा? -1 से। अब अगर आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया क्वेश्चन है नेक्स्ट, आप देखें फाइंड द रेंज ऑफ 2 × x - स्क्वायर + 5। अब यहाँ पर दो टेक्निक्स यूज हो रही है, एक वही वाली जो हमने पहले बताई, क्योंकि ये x - 3 मिनिमम 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 0 पे जाएगा, इससे नीचे ये नहीं जाएगा। जब ये 0 पे चला जाएगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, आगे बच गया 5। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 5 जाएगी और मैक्सिमम कहाँ जाएगी? मैक्सिमम इन्फिनिटी तक। अगर इसको आप पैराबोलिक फॉर्म में देखेंगे तो ये आपके पास पैराबोला है जो कि अपवर्ड है, क्योंकि आपके पास इसको आप ओपन भी करके देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या बनेगा? वो आ जाएगा 2। लेकिन इसमें अगर आप देखें ये जनरल, अगर आप पैराबोला की इक्वेशन हमें आती होगी तो वहां से हम इसके वर्टेक्स निकाल सकते हैं। उसका वर्टेक्स क्या होगा? 3 और 5। अब 3 5 इसका वर्टेक्स है और पैराबोला जो है ओपन हो रहा है अपवर्ड। अब अगर यहाँ इस एक्स को, ये जो वाई है, यानी ये जो वाई है, इस वाई को अगर मैं एक्स बना दूं और एक्स को वाई बना दूं तो फिर मेरे पास जरा लेफ्ट और राइट वाली साइड हो जाएगी। क्योंकि यहाँ हम क्या करते हैं, y = a x², जिस तरह हमने फार्मूला लगाते होते हैं। तो ये जो y = a x² का फार्मूला है, ज़ाहिर है इसमें हमारे पास या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अगर ये प्लस होगा तो अपवर्ड होगा, जो है ना, यहाँ माइनस होगा तो ये डाउनवर्ड होगा, और ये अगर इसमें आगे प्लस या माइनस होगा तो वो वाई वर्टेक्स चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो इसमें वाई नॉट कह देता हूँ तो ये वाई वर्टेक्स चेंज हो जाता है। एक्चुअली यहाँ कहानी
टोटल इतनी सी है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक दो चीजें तो ये होगी, मुझे इसका वर्टेक्स पता चल गया वो है 3 5, और दूसरी बात है कि मैं पैराबोला में पता चला कि ये किस में है, ये अपवर्ड ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मिनिमम वैल्यू 5 होगी, क्योंकि यहाँ से नीचे ये नहीं आएगा। अगर इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँ तो ये देख लें, इसका वर्टेक्स 3 5 है। मेरे जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर है, मेरा कंसर्न है टोटली इस वाई पर। तो ये वाई 5 है, चूंकि रेंज की बात करो, मैं डोमेन की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ से ऊपर ऊपर जो है वो इसकी रेंज होगी। डोमेन मैंने बताया सेट ऑफ रियल नंबर। अब अगर हम आगे नेक्स्ट देखें, कंटिन्यूटी का आप एक देख लें क्वेश्चन। अब कंटिन्यूटी का ये क्वेश्चन है मेरे पास कि आप देखेंगे प्रीवियस पेपर उठाकर देख लें, आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी का एक आध क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन आए होते हैं, लिमिट के, कंटिन्यूटी के, इसी तरीके से डोमेन रेंज के। अब फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द के एफ ऑफ एक्स फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 कंटिन्यूस कब होगा। अब यहाँ पर आपको वही बात है कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर रखनी है। अब अगर आप उस तरीके से कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन आसान है लेकिन आपका यहाँ टाइम मैनेजमेंट का इश्यू होगा। आप सिंपल यहाँ 1 पुट कर दें तो 1 - 1 0, तो के इज इक्वल टू 0। यहीं से आपको पता चल जाएगा बिल्कुल विद इन नो टाइम। अगर आपने, मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ ना कि आप, मैं बार बार जब वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आपने शॉर्टकट्स बट लॉजिकल शॉर्टकट्स, तो वही शॉर्टकट क्या है कि सिंपल आप यहाँ 1 पुट कर दें, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो चूंकि कंटिन्यूटी में ये दोनों बराबर होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही होगी, राइट हैंड लिमिट भी यही होगी, और फंक्शन की वैल्यू यहाँ होगी। ठीक है, तो उस सूरत में हम वो इतना लंबा प्रोसेस करना कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, यानी अगर वहां हम लिखना शुरू कर दें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने सिंपल लॉजिकली यूज करना। तो के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पर। 15 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड लगेंगे आपके। एक्यूरेसी भी आ गई, टाइम मैनेजमेंट भी आ गया। अच्छा, ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। आगे हम जाएं, अगर ये वाला एक क्वेश्चन है। अच्छा, हमारे पास अक्सर एक मिसकंसेप्शन ये भी होती है कि हम बाज़ औक़ात इस तरह से देखते हैं कि क्या है, ये नहीं देखते कि क्या नहीं हो सकता। अब इस ये एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल बनाई है कि अब वो कह रहा है कि ये फंक्शन कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस कहाँ है, इससे पहले हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस कहाँ नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस से पहले फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी है। आप देखें, अगर हम 0 डालेंगे तब भी अनडिफाइंड, 1 डालेंगे तब भी अनडिफाइंड, 2 डालेंगे तब भी अनडिफाइंड। तो फंक्शन ना 0 पे डिफाइन है, ना 1 पे, ना 2 पे। लिहाजा इसका मतलब हुआ कि ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी कैंसिल। ये पहले तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। वो किस वजह से कैंसिल हो गए कि हमारे पास फंक्शन इन तीन वैल्यूज पर डिफाइन ही नहीं है। तो जब डिफाइन नहीं है तो कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा, लिहाजा ये तीनों हो गए एलिमिनेट। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, और उस ऑप्शन की आपके पास 100% प्रोबेबिलिटी है, वही होगा। आप इसको चाहें तो कैलकुलेट कर लें, अगर ना चाहें तो चूंकि ये तीन नहीं है तो चौथा ही राइट आंसर हो सकता है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, जो नहीं थे वो हमें आसानी से हमने रिमूव कर दिए, बाकी आपके पास जो बच गया वो हमारा ऑप्शन आ गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं टोपोलॉजी की तरफ। यहाँ दो क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने एक ए सेट लिया है। क्या किया हमने, एक ए एक सेट लिया है। अब ये जो ए हमने सेट लिया है, ये ए सेट कौन सा है, ये है 0 1 ओपन इंटरवल सबसेट है आर का, और ये यूजुअल टोपोलॉजी है। यूजुअल टोपोलॉजी का मतलब है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी आर पर। तो इसका बाउंड्री क्या होगी। अब जो बाउंड्री होती है वो एक्चुअली हमारे पास, जो उसको हम बाउंड्री ऑफ ए लिखते हैं, वो हमारे पास क्या होता है कि एक क्लोजर, इसके क्लोजर में से इसका इंटीरियर निकाल दो, प्राइम कह देता हूँ मैं, चले। तो इसके क्लोजर में से इसका जब इंटीरियर आप निकालेंगे तो होगा क्या। अब जाहिर बात है, जब आपको पता होगा कि इसका इसका क्लोजर कैसे डिफाइन करते हैं, इंटीरियर कैसे डिफाइन करते हैं, और टोपोलॉजी के तब्दील होने से क्या चीजें होंगी, तो आप इसको फौरन से कर लेंगे। अब इसमें चूंकि डिटेल में ज्यादा नहीं जाता, अब जब पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में चीजें देखेंगे। तो ये यूजुअल टोपोलॉजी में ये जो होते हैं, ये ओपन इंटरवल, ओपन साइड इसके ओपन इंटरवल होते हैं। तो इसका क्लोजर जो आएगा वो आएगा ये वाला, और इसका जो इंटीरियर है वो आएगा ये वाला। इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपके पास ऑप्शन बच जाएगा बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, सिमिलरली अगर आप चीजों को देखें तो होगा क्या, इसी तरह से आप देखें सेम क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ हमने एक वर्ड जो चीज कर दिया डिस्क्रीट। अब जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है उसमें अब ओपन सेट की नोयत बदल जाती है। यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट ओपन इंटरवल थे, लेकिन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में जो ओपन इंटरवल होते हैं वो सभी होते हैं, यानी उसका हर सब सेट उसका क्या है, ओपन सेट। वो उसमें फिर क्लोज इंटरवल हो या ओपन इंटरवल हो, या आपके पास हाफ ओपन इंटरवल हो,
तो ये क्या होगा, चूंकि इसके सबसेट यानी आर के जितने भी सबसेट आप बनाएंगे वो जो है डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन होंगे। तो इस सूरत में इसका जो क्लोजर है वो भी यही होगा, इसका जो इंटीरियर है वो भी यही बनेगा, और इसमें से जब इसी को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करें कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हम अपनी लॉजिक्स को, अपनी ट्रिक्स को यूज करते हुए और हम अपनी शॉर्टकट्स को बट ऑन द लॉजिकल ग्राउंड यूज करते हुए हमने इन दो सिमिलर क्वेश्चन में सिर्फ इस यूजुअल की वजह से और इस डिस्क्रीट की वजह से हमने क्या किया, फौरन से आइडेंटिफाई कर लिया कि इसकी बाउंड्री कौन सी होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इसलिए बताए गए कि आपको अंदाजा हो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पीएससी में और उनको अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या होता है। अच्छा, हम ये करते हैं कि चूंकि हमारी डेमो क्लास थी, मैंने इसीलिए कुछ एमसीक्यूज लिए हैं एग्जांपल के तौर पर। तो जब हम डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे, हम ज़रा टॉपिक वाइज कोर्स वाइज पढ़ेंगे, तो हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के बाद हम जो है वो उसके मतलब इसी तरह के एमसीक्यूज आपको देंगे। आपको एक दिन मिलेगा, आपको एक दिन में एमसीक्यूज उनको करेंगे, लेकिन आपने फिर ज़रा खुद करना है उसको, अपने आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो लॉजिक्स हैं, फिर आप अपना खुद सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, जो गलत हैं वो क्यों गलत हैं, आखिर आप कौन से अप्रोच यूज कर रहे हैं, कि आपके पास नॉलेज की कमी है, कि आपके पास आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स है या जो टॉपिक की क्लियरिटी है वो नहीं है, या फिर आप किसी और आप वजह से नहीं कर रहे। तो फिर आप इस तरह अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे, तो वक्त के साथ साथ होगा क्या कि आप चीज़ों को इम्प्रूव कर लेंगे। तो हम इस जो कोर्स है ये जो ऑफर कर रहे हैं एपेक्स मैथमेटिक्स एकेडमी में, इसमें ये कोर्सेज हैं कैलकुलस 1 to 3, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, नंबर थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर कैलकुलस, रियल एनालिसिस 1 2, क्लासिकल मैकेनिक्स, रिंग थ्योरी, फील्ड, लीनियर अलजेब्रा, similarly differential geometry, topology, OD, group theory, complex analysis, partial differential equation, functional analysis, numerical एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इस तरह से हम कोशिश करेंगे। जैसे लास्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 9th 10th फर्स्ट सेकंड ईयर भी पढ़ाई थी साथ, क्योंकि वहाँ जो बेसिक कंसेप्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप पढ़ना चाहते हैं तो ग्रुप के लिए, ग्रुप थ्योरी के लिए या वेक्टर स्पेसेस के लिए या रिंग थ्योरी के लिए या फील्ड के लिए आपको एक्चुअली सेट का, सेट के ऑपरेशंस का, जो आपके पास एल्जेब्राइक सिस्टम है उनको पता होना चाहिए। तो अब आप जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए। तो आप जब उस छोटे लेवल पर वो जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं, जब उनको आप सही तरीके से पढ़ लेंगे तो यहाँ आपको सारी चीजें आसान लगने लग जाएंगी। अच्छा जी, वाई ज्वाइन द एपेक्स मैथमेटिक्स एकेडमी। आप ने बीएस कर लिया, आपने एमएस कर लिया, आप एमफिल किया है, आपने आपने एमएससी की हुई है, आप काफी अरसे से टीचिंग भी कर रहे हैं, कोई सरकारी कर रहा है, कोई प्राइवेट कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत क्या है कि जब आपने 4 साल या 6 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, एमफिल किया है, बीएस किया है, एमएससी किया है, तो फिर उसके बाद भी आपको एकेडमी की जरूरत क्यों है? इसकी कुछ रीजन है। इसके नंबर 1 ये है कि आपके पास, आप जब मैथमेटिक्स के कोर्सेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सेमेस्टर सिस्टम में, तो आप हर कोर्स डिफरेंट टीचर से पढ़ते हैं और हर एक कोर्स का जो है वो पढ़ाने का अंदाज डिफरेंट है। तो कुछ आपको बहुत अच्छे आते होते हैं, कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म पर तमाम के तमाम कोर्सेज मिलेंगे विद क्लियरिटी एंड स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात यह है कि जब आप खुद पढ़ना शुरू करेंगे तो मुमकिन है कि आप एक टोपोलॉजी, अगर आपने बीएस फर्स्ट सेमेस्टर में और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ी है या एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है, तो आपने अगर 4 साल 3 साल उस किताब को नहीं खोला तो आप कैसे उसको पढ़ेंगे? तो मुमकिन आपका एक महीना सिर्फ टोपोलॉजी पढ़ने और उसको अंडरस्टैंड करने पे लग जाए, और फिर आपको ये भी ना पता हो कि हमने उसमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इस तरह ये होता है कि जब आप कोई एकेडमी, किसी प्रोफेशनल बंदे से जब आप सीखेंगे, जो किसी एक्सपीरियंस बंदे से सीखेंगे, तो वो आपको मुमकिन है एक दिन में 2 दिन में टोपोलॉजी बता दे और उसमें वो इंपॉर्टेंट चीजें बता दे कि ये आ सकती हैं। उसके बाद है कि प्रिपेयर विद कॉन्फिडेंस फॉर एजेके पीएससी मैथमेटिक्स लेक्चर, मूव फ्रॉम द कंफ्यूजन टू कमांड। आपके अंदर जो कंफ्यूजन हैं, छोटी छोटी हैं, जब आप क्वेश्चन करते हैं, अपने कोलीग से बात करते हैं, तो आप निकल जाते हैं। उसके बाद क्या है कि इस कोर्स में आपको ऑनलाइन हम क्लासेस लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ यह है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट का मसला है, हमारे यहाँ बिजली का मसला है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ घर के अंदर व्हाट्सएप भी नहीं चलता। अगर मैं रात को 10 बजे क्लास या 9 बजे क्लास लेता हूँ या सुबह के टाइम क्लास लेता हूँ, तो अब कोई बाहर जाकर जहाँ पर नेट चलता है वहां तो बैठ नहीं सकता। तो इसलिए हमने ये करना है कि लाइव क्लासेस लेंगे, उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे। यूट्यूब चैनल हम प्राइवेट रखेंगे, वो सिर्फ उन लोगों को शेयर होगा जिन्होंने इस कोर्स में इनरोलमेंट की होगी, तो वो उसको, उनको लिंक दिया जाएगा, वो उसी को एक्सेस कर सकेंगे।
और उसके बाद ये है कि हम ये करेंगे कि तमाम जो लेक्चर्स हैं उनका हम एक गूगल ड्राइव बनाएंगे, उसका लिंक आपको शेयर कर देंगे जो कि प्राइवेट होगा, जो सिर्फ आप जिन लोगों ने ये चूंकि पेड कोर्स है इसलिए जिन जिन लोगों ने इसमें इनरोलमेंट करवाई होगी सिर्फ उनको एक्सेस होगी, उन्हीं को एक्सेस दी जाएगी। और हम जो है उम्मीद करेंगे कि हम इतनी मेहनत से अगर आपके लिए कुछ चीज़ बनाते हैं तो आप ये उसको बदयांती नहीं करेंगे बल्कि आप उसे अपने तक रखेंगे। तो आपके पास तीन सोर्स बन जाएंगे, एक व्हाट्सएप का, और एक आपके पास यूट्यूब है, और एक जो है वो गूगल ड्राइव है। आप जहां से भी जब दिल करे, जब आपके पास इंटरनेट चले, जब आप कहीं पर अवेलेबल हो, आप उनको डाउनलोड कर लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें, उसको देख लें, उसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो अगले क्लास में पूछ लें, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें, तो ये सारा कुछ आपके पास इसका होगा। उसके बाद एक और हमारा जो पैटर्न है वो ये है कि हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर मैं टोपोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, टोपोलॉजी में ओपन और क्लोज सेट पढ़ा रहा हूँ, आप मैं ओपन सेट पढ़ूंगा, क्लोज सेट पढ़ूंगा, उसकी डिफरेंट एंगल से चीजें देखूंगा, एंड देन हम करेंगे क्या, उसके आपको एमसीक्यूज बना कर देंगे, आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, अगले दिन आप अपना आके बताएंगे कि मुझे इतने नंबर आए, और इतने नंबर अगर आए कहाँ नहीं आए, आप अपने सेल्फ असेसमेंट करेंगे। और इस तरह से चलते जाएंगे हम, आपको असाइनमेंट, पास्ट पेपर प्रैक्टिस, ये सारा चीजें चलती जाएंगी। उसके बाद यह है कि अगर आपको किसी बंदे को पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आपका ग्रुप मौजूद है, अपने कोलीग से पूछेंगे जिससे आपको चीजें। उसके बाद यह है कि हमारे पास हमने सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं सीखनी है, हमने टेक्निक्स भी सीखनी है, और वो शॉर्टकट्स भी सीखने हैं, वो लॉजिकल जस्टिफिकेशन जो आपका टाइम बचा दें और चीजें एक्यूरेट भी कर लें। एंड कॉन्टिन्यूस रिव्यू ऑफ द हाई यील्ड टॉपिक्स फॉर एग्जाम रीडिंग, आप बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से लेकर हाई लेवल की चीजों तक हम आपको चीजें बताएंगे। उसके बाद यह है कि डिसिप्लिन, मोटिवेटेड इन द रिजल्ट ओरिएंटेड लर्निंग, हमारी तीन चीजें हमारे पास हैं। नंबर वन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन कि आपने टाइम पे क्लास लेनी है, अगर आपकी क्लास मिस हो गई है तो आपने अगली क्लास से पहले, अगली लेक्चर मिलने से पहले, अगली रिकॉर्डिंग अपलोड होने से पहले आप दूसरी पहली वाली रिकॉर्डिंग सुन चुके हो। नंबर वन। दूसरी बात यह है कि आप मोटिवेटेड रहें कि आपने जिस पर्पज के लिए आप ये काम कर रहे हैं, आपने वहां इसको अच्छे मार्क्स लेने हैं। उसके बाद यह है कि हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड लर्निंग होनी चाहिए, कि हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीएससी हमारी क्लियर होनी चाहिए और इतने मार्क्स लाजमी आने चाहिए। लेकिन क्या है नाउ, क्विकली, कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ये है कि हमारे पास ये मैंने स्टार्ट इसलिए किया, हालांकि मैं खुद बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत सारे कामों में बिजी हूँ, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद मुझे मल्टीपल लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप चूंकि ऑलरेडी जो एक सेशन चला रहे थे, तो अगर आप हमें प्रिपरेशन करवा दें कि पीएससी की, तो उसमें यह है कि हमारे लिए आसानी होगी कि बजाय इसके किताबें ढूंढें, किताबों से पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, नोट्स बनाकर फिर आप जो है उनको रिवीजन करें। तो अगर हमें बने हुए नोट्स मिल जाए और साथ 40 मिनट की क्लास में अगर हमें 5 8 10 टॉपिक क्लियर हो जाएं, तो फिर ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। तो हम अगर 1,000 कैंडिडेट है या 500 कैंडिडेट है, वो अलग अलग इंडिविजुअली जो है वो क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उससे बेहतर है अगर एक बंदा मेहनत करे, अपना टाइम निकाले, और अपने जो उसकी एक्सपर्टीज है तो उसको लोगों के फायदे के लिए अगर इस्तेमाल करे, और थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर वो चीज़ें प्रिपेयर करके दे दे, तो क्या हो, तो उससे लोगों का आसानी हो जाएगी। तो बहुत से मैंने अपने स्टूडेंट्स ने हमारे जिनकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये काम किया है। तो हम ये इसकी, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन क्लास होगी, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई दिस कोर्स इज पेड। आपको पता है कि फ्री की चीज़ें वो लोग उसको ना सीरियस लेते हैं, और ना, अगर खासकर इस तरह की चीज़ें, ना पढ़ाने वाला सीरियस ना पढ़ने वाला सीरियस। फॉर एग्जांपल, मैं कह देता हूँ कि जी मैं बिल्कुल फ्री कोर्स करा रहा हूँ, आप आ जाएं, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस कोर्स में 500 से 1,000 बंदा जो है इनरोल हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें से 3 बंदे भी पढ़ेंगे या 2 बंदे भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कभी मैं अवेलेबल नहीं हूँगा और कभी वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो फ्री कोर्सेज ऑफन लेक सीरियसनेस, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हमने जितने भी आज तक फ्री कोर्सेज किए हैं उसमें हमने कोई खास सीरियसनेस नहीं दिखाई। नंबर टू, नो अकाउंटेबिलिटी लीड्स टू इनकंसिस्टेंसी। आपके फेलियर का सबसे जो मेन रीजन है वो है इनकंसिस्टेंसी। अब आप कंसिस्टेंस नहीं है, अगर आप मुस्तकिल मजाज नहीं है, तो आप फेल हो जाएंगे। अब होता क्या है कि अब अकाउंटेबल अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने फीस नहीं ली, हमने फीस नहीं ली, और फिर हम क्यों अपनी सरदर्दी करेंगे। अगर जरा सी कोई मसला होगा, मिसाल के तौर पर किसी दोस्त ने कॉल की कि आ कहीं चलते हैं जी, तो मैं कह दूंगा जी आज क्लास नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि वही बात है कि जब अकाउंटेबल नहीं हूं मैं, मुझसे कोई पूछेगा नहीं, तो मैं कंसिस्टेंट क्यों रहूंगा। तीसरी चीज ये है कि आपके पास जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उस वो उसमें डिसिप्लिन जरूरी होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि रेगुलर क्लासेस आप लेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, फीडबैक देंगे, चीजें करेंगे। अगर कोई फीस पे करेगा तो जाहिर बात है कि उसको इस बात का होगा, उसके दिल में आएगा कि मैंने चूंकि पैसे दिए हैं लिहाजा मुझे पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखा है कि स्मॉल फी इंश्योर इंश्योर तीन चीजें। तीन चीजें कौन सी हैं? दीज थ्री थिंग्स आर दी रेगुलर अटेंडेंस, फोकस्ड लर्निंग, सीरियस प्रिपरेशन। ये तीन चीजें अगर आप कर लेंगे तो आप, अगर ज्यादा नहीं है तो कम से कम आप यानी, एक तो ये है ना कि आप 100 में से 100 मार्क्स ले लें, वो इस तरह के एग्जाम में पॉसिबल भी नहीं होते। लेकिन आप अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हैं, आप इस टेस्ट को पास कर सकते हैं, आप अपना डिजायर स्कोर ले सकते हैं अगर आप तीन काम कर लें। नंबर वन ये है कि आप अपने लेक्चर्स को रोजाना लें। अगर आप ऑनलाइन अटेंड नहीं कर पा रहे तो आप अपना ये अपने माइंड में ये चीज रखें कि सबसे पहले ये काम करना है। जो ही इंटरनेट अवेलेबल होगा, जो ही चीजें अवेलेबल होंगी, जो ही आपका लेक्चर अपलोड होगा, आप उसको फौरन से डाउनलोड करें, फौरन सेव करें, या जहां से जो कुछ भी करना है आपने, आप उसको देखें, अपना टाइम निकालें। दूसरी बात यह है फोकस्ड लर्निंग। तीसरी चीज क्या है कि सीरियस प्रिपरेशन। जब तक मैंने इसीलिए कहा था कि ये जो हमारे पास प्लेटफॉर्म सिर्फ सीरियस लोगों के लिए, अगर आप सीरियसली चीजों को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपका भी फायदा है, हमारा फायदा। उसके बाद है जी, फी कितनी होनी चाहिए। अगर आप में से बहुत से लोग हैं जो टीचिंग करते होंगे, अगर आप देखें तो अगर मैथ का एक आपने फर्स्ट ईयर का फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो आप उसके 2500 रुपये से 3000 रुपये ले लेते हैं एक महीने की फीस। अगर आप दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या तीन पढ़ा रहे हैं तो 5000 ले लेंगे एक महीने की फीस। और एक महीने में आपने उसको आधा चैप्टर पढ़ाना है, एक दो एक्सरसाइज करानी है, तीन एक्सरसाइज करानी है, ज्यादा से ज्यादा आप दो चैप्टर पढ़ा लेंगे उसको। तो आप उसकी फीस पे उससे लेते हैं पर मंथ 2000, 2500, 3000। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कम तो नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा कोर्स जिसमें आपने 15 कोर्सेज पढ़ने हैं और पता नहीं कितने महीने पढ़ना है, क्योंकि अगर टेस्ट जल्दी हो जाता है तो फिर हम ज़ाहिर अपनी क्लास नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाकर इस कोर्स को कवर करेंगे, क्योंकि फुल कोर्स का जो वादा है। और अगर हमारे पास ये एक टेस्ट इसका जल्दी नहीं होता तो हम 40-40 मिनट की क्लास रोजाना भी लेते रहें तो फिर भी क्या पता 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक ये जाता है। यानी अगर आप 5-5 दिन भी एक कोर्स पे लगाएंगे तो फिर भी 15 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो अच्छा खासा आपके पास टाइम लगता है। तो इन तमाम चीज़ों के नोट्स बनाना, प्रिपेयर करना, एमसीक्यूज बनाना अच्छा खासा काम है। तो वाई फी इज सो लो। इसकी तो फीस मेरे ख्याल में 30,000, 25,000, 35,000 होनी चाहिए। तो 4,000 क्यों? 4,000 इसलिए क्योंकि हमारा मिशन ये है कि नो प्रॉफिट बट प्रोग्रेस। नंबर टू, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल डिजर्विंग कैंडिडेट। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट है जो बहुत दूर दराज इलाके में बैठा हुआ है, वो बड़ी अकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकता, वो जाकर नहीं पढ़ सकता, और वो एक अच्छा फ्यूचर चाहता है, तो अगर हमारी गाइडेंस से उसका फ्यूचर बेहतर हो जाएगा तो ये हमारे लिए उसकी फीस होगी। यही हमारे लिए जो है हमारा विजन, मिशन भी यही है, हमारा विजन भी यही है कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे जो लोग हैं अपने वो अच्छे फ्यूचर को सिक्योर करें, वो उनकी मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। अगर बिल फर्ज ज़ाहिर है पोस्टें 12 हैं तो 12 लोग ही वहाँ सेलेक्ट होंगे। अगर बिल फर्ज कम लोग सिलेक्ट होते हैं और बाकी जो बच गए, तो कम से कम उनकी मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग इतनी होगी कि वो मैथमेटिक्स मजीद पढ़ाएंगे या वो कल किसी और कम्पिटेटिव एग्जाम में एक्सेल करके आगे जा सकते। तो तरीकाकार इसका सादा सा है कि आपने इस जैज कैश के नंबर पर आपने 4,000 भेजकर स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहां पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेक्चर के लिंक सेट कर दिए जाएंगे, लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे, एंड सो जो आपको वहां पर नोट्स भेजे जाएंगे, एमसीक्यूज भेजे जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई, और जो ऑलरेडी एनरोल स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर उन्होंने पुराना ग्रुप लेफ्ट कर दिया, वो सिर्फ मैसेज कर दे, उनको फीस देने की जरूरत नहीं है, हम उनको वापस ऐड कर देंगे। और अगर वो ऑलरेडी वहाँ ऐड हैं तो उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनको आने वाले लेक्चर वहां पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। लास्ट थिंग, सक्सेस इन एजे के पीएससी इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट राइट गाइडेंस, स्मार्ट प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी। ये मत कहें कि मेरी किस्मत नहीं है। अगर आपने मेहनत नहीं की तो फिर आप अपनी